दिल्ली में हुई उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का भी रखा लक्ष्य। कृषि मंत्री जोशी ने किया रायवाला में राजकीय उद्यान गंगा लहरी का निरीक्षण। मौके का मुआयना कर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। शीघ्र एक्शन प्लान बनाने के दिए निर्देश। जसपुर नगरपालिका एक बार फिर विवादों में। विद्युत विभाग ने भेजा नोटिस। नगरपालिका पर 88 लाख रुपए का बिल बकाया। हरिद्वार में एक वन दरोगा और सिपाही पर हत्या का मुकदमा दर्ज। 13 साल बाद दर्ज हुआ केस। कोर्ट ने के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल ने बताया कि विजय दिवस प्रदेश के सभी जिलों में मनाया जाएगा। देहरादून स्थित गांधी पार्क में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण 1971 युद्ध के सैनिक और शहीदों की वीरांगनाएं होंगी, जिन्हें आमंत्रण दिया गया है और कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। 16 तारीख को एक हम जो विजय दिवस मना रहे हैं, बड़े धूमधाम से ये हर जिले में मनाया जाता है। देहरादून में जैसे प्रथा है, देहरादून में भी इस बार गांधी पार्क में इस इवेंट को मनाया जा रहा है। इस इवेंट के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उसके साथ साथ बाकी जितने भी उत्तराखंड राज्य के मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं, उनको भी आमंत्रण भेजा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगे हमारे 71 वॉर के जितने हीरोज हैं और वॉर विडोज हैं, उनको हमने आमंत्रण भेज दिया है। लोहाघाट पुलिस ने नाबालिग दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग का रिश्तेदार ही नाबालिग का दुष्कर्मी निकला, जिसने 4 दिसंबर को लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया, जिसके 65 वर्षीय रिश्ते के ताऊ को 10 घंटे के अंदर शीतला माता मंदिर से गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दिवस जो है पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और आदेशानुसार विवेचना जो है रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित की गई है और हमारे द्वारा यहाँ पे त्वरित कार्रवाई करते हुए विवेचक के द्वारा मात्र 10 घंटे के अंदर जो है अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण करा के अभियुक्त को जो है समय से मानी गई है। हरिद्वार में लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि शहर और देहात से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सड़कों पर मॉडिफाइड साइलेंसर और बुलेटों से तेज आवाजें आती हैं। साथ ही पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने, प्रेशर हॉर्न, गलत नंबर प्लेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज पटाखे जैसी आवाज निकालने वाले वाहनों पर कार्रवाई शुरू की और चेकिंग के दौरान कई बुलेट, मोटरसाइकिल सीज कर चालान काटे। साथ ही सभी से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन का प्रयोग, इस पे अंकुश लगाए जाने की प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में हमारे द्वारा भी जनपद स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सेक्शन 199A MV एक्ट के तहत 25,000 चालानी धनराशि है, वह अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई भी है। हमारे द्वारा समय समय पर अपील की गई है अभिभावकों से कि बच्चों को, नाबालिग बच्चों को वाहनों का प्रयोग ना करने दे, परंतु अभिभावकों द्वारा पुलिस के साथ उलझा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरी अपील है अभिभावकों से कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वह अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से वाहनों का प्रयोग ना करने दें, क्योंकि ये ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए भी है बहुत जरूरी।
खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां सहकारी समिति के पुराने जर्जर भवनों और दुकानों का एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सहकारी समिति की जमीन पर बनी दुकानों पर अवैध कब्जा पाया गया, जिसे एसडीएम ने तत्काल सील करा दिया। वहीं उत्तरी दक्षिणी मझोला एवं झनगट बहुउद्देशीय सहकारी समिति के कर्मचारियों का संयुक्त आवास भी है, जहां भूतल पर दुकानें बनी हैं और प्रथम तल पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है। इस जमीन का पट्टा आवंटित किया गया था, जिसका वर्तमान में नवीनीकरण नहीं कराया गया है। भवनों की हालत जर्जर हो चुकी है, जिससे खतरे की आशंका भी बनी हुई है। वहीं अवैध कब्जे हटाने के सहकारिता विभाग को निर्देश दिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी की 2 दुकानें थी, इसमें नाजायज रूप से निर्माण करके इसके व्यक्ति द्वारा इसको कब्जा किया है, जबकि इस जगह का पट्टा हुआ है, उसका नवीनीकरण भी नहीं हो रहा है। लिहाजा क्योंकि इसका नवीनीकरण नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी इनकी है भी नहीं, लिहाजा इसको आज हम सील कर रहे हैं। साथ ही साथ उससे लगे बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक का भी बैंक हुआ करता था, उसमें उनके आवास वहाँ पर दोनों नाजायज रूप से रहे। तो इसमें हमने यार कोऑपरेटिव को निर्देश दिया कि इसको तत्काल इनको खाली करवाएं, और क्योंकि वो जर्जर अवस्था में है तो उसे डेमोलिशन। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों में से 2 ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी ने अदालत से इसके लिए 10 दिन का समय मांगा है। तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट एक साथ होना है, इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय की है। आपको बता दें कि एसआईटी ने आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए बीते शुक्रवार को कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र पर अदालत ने पौड़ी जेल अधीक्षक के जरिए से तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को नोटिस दिए थे। भंडारी हत्याकांड में पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय कोटद्वार पे प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जिससे कि अभियुक्तों का नार्को टेस्ट हो सके, तो उस पे माननीय न्यायालय द्वारा 22 दिसंबर को तिथि नियत की गई है। उस 22 तारीख को सुनवाई होगी कि अभियुक्तों का नार्को टेस्ट किया जाए या न किया जाए। तो 22 तारीख उस पे दिसंबर को कोटद्वार में सुनवाई होगी और तब तय होगा कि अभियुक्तों का नार्को टेस्ट होगा। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ढगरा ने निरीक्षण के बाद रायवाला के राजकीय उद्यान गंगा लहरी का औचक निरीक्षण किया। कृषि मंत्री जोशी ने राजकीय उद्यान गंगा लहरी का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उद्यान गंगा लहरी विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की कृषि उद्यान मंत्री ने जानकारी भी दी। अधिकारियों ने मंत्री गणेश जोशी को बताया कि गंगा लहरी में इन दिनों उच्च गुणवत्ता युक्त बीज तैयार किए जा रहे हैं। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राजकीय उद्यान गंगा लहरी के लिए शीघ्र एक्शन प्लान किया जाए। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ढगरा ने निरीक्षण के बाद रायवाला के राजकीय उद्यान गंगा लहरी का औचक निरीक्षण किया। कृषि मंत्री जोशी ने राजकीय उद्यान गंगा लहरी का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारी सरकार का संकल्प है, अशोक सिंह धामी जी का जो कहना है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को दुगना करेंगे। उसके लिए लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से सारे फॉर्म पर जा रहा हूँ। कल मैं ढकरानी गया था और आज मैं ये हमारे आलू फॉर्म पर आया हूँ। मैंने अधिकारियों से जानकारी ली है कि यहाँ पर प्रकार की पौध यहाँ पर होती है। और दूसरा, हम चाहते हैं कि क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में डेवलप करें, क्योंकि ये गंगे से लगा हुआ क्षेत्र है। मुझे विदेश जाने का मौका मैंने वहाँ पर देखा कि हॉर्टिकल्चर टूरिज्म बहुत बढ़िया वहाँ पर चल रहा है। ये देवभूमि है, टूरिस्ट यहाँ पर आता है, हरिद्वार आता है, ऋषिकेश आता है। तो मैं उसको निरीक्षण करने भी जा रहा हूँ। शीघ्र ही हम एक प्लान बनाकर भारत सरकार को भेजेंगे और भारत सरकार लगातार हमारी इस दिशा में मदद कर रही है और इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में विकसित करेंगे। जब 1 साल के बाद मैं आपके बीच में यहाँ पर आऊँगा तो आपको कुछ न कुछ यहाँ पर काम। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना का प्रथम मासिक ऑनलाइन लकी ड्रॉ निकाला, जिसमें 1500 विजेताओं की ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से सूची तैयार की गई। उत्तराखंड के रिंग रोड स्थित राज्य कर विभाग के मीटिंग रूम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना का
प्रथम मासिक ऑनलाइन लक्की ड्रॉ निकाला गया है। 1500 विजेताओं की ऑनलाइन लक्की ड्रॉ के माध्यम से सूची तैयार की गई, जिससे उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है। इस योजना के पहले लक्की ड्रॉ की घोषणा की गई है। हमारे द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। इसका मुख्य मकसद क्या है कि जो हमारे जीएसटी है वो कैसे बढ़े, राजस्व सरकार का कैसे बढ़े, उसको लेके हम लोगों ने ये स्कीम यहाँ पे लाई है उत्तराखंड में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश भर में पहला राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की स्कीम जो मेगा लकी ड्रॉ है उसको हम लोग लेके आए हैं। हर महीने 1500 लोगों को इस प्रकार के इनाम देंगे। ये स्कीम है, ये बड़ी पारदर्शी तरीके से, यानी कि आप जानते हैं कि पहले लॉटरी सिस्टम दूसरे टाइप का था, इस बार लॉटरी सिस्टम सीधा ऑनलाइन करके किसी को कोई शिकायत न रही, पारदर्शी तरीके से किया है। देहरादून के सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन विभाग में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच MOU साइन किया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड का एक आपदा प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से वेदर मॉनिटरिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो वहीं राज्य सरकार के पास तकनीकी इनपुट की कमी होती है, जबकि IMD के पास कई बार रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसके चलते मौसम और आपदा की सटीक जानकारी कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों विभागों के संयुक्त प्रयास से आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। जैसा कि हमने बताया, MOU एक पार्टनरशिप है IMD और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और IMD के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनका जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। IMD को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। टेक्निकल तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं। IMD की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अनुसार IMD काम करे यहाँ पे, और इसी के लिए हमने ये MOU किया है। लार्जर स्केल सिस्टम है, उसमें बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है, वेल इन टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से तरफ से पूरी तैयारी उसको करके कम से कम उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन जो स्मॉल स्केल पे हो रहा है कि जैसे क्लाउड बस्ट एक है, लोकलाइज उसमें हो गया, एक 3-4 किलोमीटर के एरिया को उसने इफेक्ट किया और बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं हुई। उसमें भी अब देखिए जैसे सूचना तैयार हो गई, हमारे को मिल रहा है कि हमारे पास रडार सिस्टम है, हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसमें हमको दिख रहा है कि रेनफॉल इस रेंज में आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है दिक्कत बढ़ने वाली है, तो हमने मान लो ऑरेंज अलर्ट है या वो चीजें है वो दे दी है। वहाँ जो लोकेशन में लोग रह रहे हैं उनको सूचना फिर भी नहीं मिल रही है। जो कैप है उसको किया गया, तो कैप में ये था कि भाई जहाँ जो भी एरिया आपने बताया है स्पेसिफिक, तो उसमें जो भी आपके मोबाइल है उस पर एक मैसेज चला जाएगा। लेकिन जब वहाँ जो जाता है तो वहाँ पे भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान उपजे मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद ने एक बार फिर सूबे की सियासत को हवा दे दी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यदि मैंने किसी के सामने यह बयान दिया है तो वह अखबार में प्रकाशित मेरा बयान दिखाएं। यदि मैंने ऐसा बयान दिया होगा तो मैं राज्य की जनता से माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। साथ ही 5 लाख रुपए इनाम देने की बात कही, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि हरीश रावत को इनाम देना है तो वो अपने नेता अखिल अहमद को देना चाहिए, जिसने ये बयान दिया था। जिस दिन अखिल अहमद ने बयान सार्वजनिक रूप से दिया था कि हमारी बात हुई है, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने बयान दिया था, तो उस दिन हरीश रावत जी को देखना चाहिए था। अब हरीश रावत जी इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। हरीश रावत जी किस प्रकार से उनकी पार्टी के अंदर उनकी साख स्थापित रहे, इस चीज को लेकर के ये चीजें करते रहते हैं। अब हरीश रावत जी को तो उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया है। उनकी इन टिप्पणियों को उत्तराखंड के लोग कितना सीरियसली लेते हैं, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए करते रहते हैं। हरीश रावत जी भली भांति जानते हैं किस व्यक्ति ने क्या बात बोली है, पार्टी ने क्यों पद मुक्त किया था उस व्यक्ति को। हरीश रावत जी क्वेश्चन भी खुद हैं और आंसर भी खुद हैं और खुद अपनी पार्टी में क्वेश्चन मार्क है।
प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है। मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए पौड़ी जिले की एसएसपी श्वेता चौबे कोटद्वार कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने महिला हेल्प डेस्क भवन का उद्घाटन किया, जिससे महिलाओं पर हो रहे अपराधों और समस्याओं को सुना जा सकेगा और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। हेल्प डेस्क था वो पहले से ही थाने में ऑपरेशनल था, पर चूंकि काफ़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्या लेकर थाने में आ रही थी, तो एक थाना परिसर में ही हमने सेपरेट कक्ष जो है उसका निर्माण किया है। उसका आज इनॉग्रेशन किया, ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और चूंकि एमएचए के भी गाइडलाइंस है कि प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क ज़रूर रहे, जिसमें एक महिला दरोगा व 4 महिला कांस्टेबल जो हैं वो तैनात रहें, महिलाओं की समस्याओं को सुने, उसका निस्तारण करें। तो उस ओर ये प्रयास हमारे द्वारा किया। हरिद्वार में वन दरोगा पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप पर वन विभाग ने सफाई दी है। रेंज अधिकारी ने कहा कि डंपर ड्राइवर झूठे आरोप लगाए गए हैं और आरोप लगाने वाला ड्राइवर भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। घटना 30 नवंबर की है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए डंपर को सीज भी कर दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले एक डंपर चालक और वन दरोगा में कहासुनी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें डंपर चालक ने वन दरोगा पर घूसखोरी के आरोप लगाते हुए वन दरोगा से अभद्रता की थी। वीडियो वायरल होने के बाद से डंपर चालक फरार बताया जा रहा है। आदमी मानवास जो सिकरोड़ा साइड से कहीं से खनिज का सामान लेके आ रहा था, तो इसको रोका गया। तो पहले ये भागा, उसके बाद जो हमारे दरोगा हैं इसका पीछा करते हुए इसको रोका। तो आप वीडियो में देख सकते हो लगातार दरोगा के साथ अभद्रता उसने करी है और उसको वहाँ से वो आदमी फिर फरार हो गया था। उसके बाद उस गाड़ी को क्रेन और अन्य लोगों की मदद से हमारी बादराबाद चौकी में लाया गया। वहाँ पे 30 तारीख को ही गाड़ी को सीज कर दिया गया था। उस पर पूरी कार्रवाई कर दी गई है। बिल्कुल उस आदमी की हमें तलाश है, वो आए सामने अपने बयान दे, और अगर नहीं देगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। गाड़ी हमारी अभिरक्षा में है। मैं गाड़ी को अगर ये नहीं आते हैं उस पर ठोस कदम लेकर के उस पर गंभीर से गंभीर में उस पर कार्रवाई। लक्सर के खंड विकास कार्यालय परिसर में जिला समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग शिविर का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांग जनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कई अधिकारियों को काउंटर बनाकर तैनात किया गया, जिन्होंने दिव्यांगों की शिकायतों पर सुनवाई की। आपको बता दें कि इस दिव्यांग शिविर कार्यक्रम में विधायक मोहम्मद शहजाद भी शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने इसका शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के जिलाधिकारी और समाज कल्याण विभाग के इस प्रयास की सराहना की। वहीं खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने बताया कि शिविर में दिव्यांगों से जुड़ी पेंशन समस्याओं और उनके प्रमाण पत्र पर निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्देशन में आज जो है विकलांग शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाया गया है। इसमें समाज कल्याण द्वारा संचालित जितनी भी पेंशन है सभी के आज प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। विकलांग प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र जो है समाज कल्याण द्वारा बनाए जा रहे हैं। और आज ये सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और यूथ कांग्रेस पदाधिकारी नटवर सिंह जटारे हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि अक्टूबर में हुए प्रदेश के यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी चुनावों में मतदाताओं से कुछ गलतियां हुई थी, जिससे परिणाम घोषित नहीं हो पाए, लेकिन अब दिसंबर 31 तक सुधार कर दोबारा मतदान कर सकते हैं। उसके बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। सदस्यता अभियान और मतदान दोनों साथ हुए हैं। उसको देखते हुए ऑन होल्ड और इन प्रोसेस और रिजेक्ट 3 कैटेगरी में सदस्यों की सूची बनी है। जो ऑन होल्ड सदस्य रहे हैं उनको 10 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक सही करने का अवसर दिया है। यह अंतिम अवसर है। स्क्रूटनी के बाद परिणाम घोषित होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यता अभियान हुआ था और मैं ये आशा करता हूँ कि दिसंबर के अंतिम माह में, दिसंबर के अंतिम तारीख में यह परिणाम घोषित हो जाएगा। देहरादून में एडवाइजरी कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। दरअसल बैठक में तय किया गया कि देहरादून का सबसे पुराना बाजार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भगवा यानी ऑरेंज कलर का बनाया जाएगा। इसके साथ ही साइन बोर्ड और शेड का कलर भी भगवा होगा, जिससे अब पलटन बाजार की दुकानों के बोर्ड और दुकानों के ऊपर लगने वाले शेड भगवा रंग में नजर आएंगे। जो पलटन बाजार में काफ़ी छज्जे टूटे थे अतिक्रमण के दौरान, और उसको निर्माण करने के लिए स्मार्ट सिटी ने 5 करोड़ रुपए दिया है। वो छज्जे बन रहे हैं और बाकायदा काम तीव्र गति से चल रहा है।
इसमें जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि अगर सवाल उठाती है कि बीजेपी का कलर लगाया है तो ये गलत बात है। बीजेपी का कलर नहीं है, उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वो भगवा कलर लगाया है। और भगवा कलर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे सूर्य भगवान जी हैं, जब सूरज उगता है तो भगवा कलर में दिखाई देता है, और जब सूरज अस्त होता है तब भी भगवा कलर दिखता है। और भगवान रामचंद्र जी का ध्वज की बात करें तो भी भगवा कलर था, हनुमान जी के ध्वज की बात करें वो भी भगवा कलर था। तो इसमें भगवा कलर को किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। देवाल विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल आमतौर पर बीडीसी की बैठकें विकास खंड के सभागार में होती हैं, लेकिन देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने बीटीसी की बैठक देवाल के घेस गांव में आयोजित की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सम्मुख सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए। वहीं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जताई, जिस पर देवाल प्रमुख ने जांच कमेटी का गठन कर जांच करने की बात कही। वहीं घेस में आयोजित बीडीसी बैठक में दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल शिविर भी लगाए गए। आज हमने यहाँ पर जो महिला समूह हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है, जितने भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब माणा में आए थे तो उन्होंने कहा कि महिला जो समूह हैं कम से कम हमारे जो भी लोग ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ खरीद के जरूर आए। साथ ही यहाँ पर हमने दिव्यांगजनों के लिए भी कैंप लगवाया है। जो कृत्रिम अंग हैं, चाहे वो कान की मशीनें हैं, स्टिक हैं, व्हीलचेयर हैं, ये तमाम चीजों के लिए यहाँ पर कैंप लगाया, निःशुल्क कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप यहाँ पर लगवाया गया है। समाज कल्याण का कैंप यहाँ पर लगाया गया है। लोगों को सुविधा हो रही है, लोगों में काफी खुशी है ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में बीडीसी कराने को लेकर। ऐसी पहल पूरे देश में या प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे क्षेत्र में विजिट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे जगह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, और अधिकारियों को भी ये पता चलता है वाकई दूसरे क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो समस्याएं हैं, यहाँ का जो कल्चर है, पारंपरिक जो भी वेशभूषा है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और वो जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो इसको और अच्छे से इस कार्य को करते हैं और वहाँ की समस्याओं को अपने स्तर पर उठाने का प्रयास। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।